नमस्कार। सिंहासन पर महासंग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। उत्तर प्रदेश में सोमवार को अंतिम चरण यानी 7वें चरण का मतदान होगा। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। चुनाव का परिणाम 10 मार्च को आना है और इसके बाद पता चलेगा कि कौन जीत की होली खेलेगा। 54 सीटों पर कुल 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता कल करेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है और पोलिंग पार्टियां सभी स्थानों पर पहुंच चुकी हैं। आपको जानकारी दें कि सोमवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं अलग अलग जगहों की बात करें तो इनमें जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा फोर्स भी नजर रखेंगी। इस चरण में 8 वर्तमान मंत्रियों में 1 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्री स्तर के दिग्गज शामिल हैं। 7 अंतिम चरण और तारीख भी 7 ही है और 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान खत्म होगा। 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा जिनकी होनी है वो जिन पार्टियों की, बड़ी पार्टियों के साथ सहयोगी की भूमिका निभा रही हैं, उनकी बड़ी परीक्षा इसमें होने वाली है। ओम प्रकाश राजभर जो अखिलेश यादव के साथ हैं, उनकी बड़ी परीक्षा होने वाली है। वह इसके साथ साथ सपा, बसपा, निषाद पार्टी, इनका भी परीक्षा का समय है। 7 मार्च को 7वें चरण के लिए वोटिंग में जनता के इनके पक्ष में किस तरह से वोट करती है, यह 10 मार्च को तय होगा। भारतीय जनता पार्टी जिसने 2017 के विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज की थी, इस बार उस जीत को बरकरार रखने की चुनौती उसके पास है। वही कांग्रेस पार्टी की बात भी करेंगे, जो 7वें चरण में पिछली बार एक भी सीट हासिल नहीं कर पाती है। इस बार मैदान में किस तरीके से जा रही है, यह भी समझना बहुत अहम है। मेरे साथ मेहमानों का पैदल जुड़ चुका है, परिचय आपसे करा देता हूं। संजीव कपासिया हमारे राजनीतिक संपादक हैं। संजीव, बहुत स्वागत आपका। दीपक सोनकर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ। दीपक जी, बहुत स्वागत आपका। मोहम्मद तारिक, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से मेरे साथ, बहुत स्वागत आपका सर। सुशील दुबे, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ। दुबे साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले संजीव कपासिया आपसे जानना चाहूंगा, लगातार ग्राउंड पर आप बने हुए हैं और सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण इसको इसलिए माना जाता है कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ भी है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, उनका भी एक गढ़ है। ऐसे में यहां पर चुनावी टक्कर महत्वपूर्ण हो जाती है और बीजेपी के लिए 2017 की जीत को बरकरार रखना चुनौती होगी। साथ साथ में उन लोगों का भी इसमें अहम कहीं ना कहीं इम्तिहान है जो पिछली बार बीजेपी के साथ थे और अब समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। संजीव। बिल्कुल शमशेर, देखिए पूर्वांचल में अब चुनाव होना है, 7वें चरण की वोटिंग बाकी है। कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। लेकिन बनारस से प्रधानमंत्री मोदी सांसद हैं, जबकि आजमगढ़ से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सांसद हैं। हमारे साथ विद्यासागर सोनकर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सांसद रहे हैं, वर्तमान में एमएलसी हैं, प्रदेश के महामंत्री रहे हैं। सोनकर जी, क्या लगता है आपको 2017 में जो सुनामी उत्तर प्रदेश और खासतौर से पूर्वांचल में थी भारतीय जनता पार्टी की, अब की बार किस तरीके से देख रहे हैं? पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है। उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का टिकट कट जाएगा। जनता ने नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी को। पश्चिम से उनके पक्ष में जो बयार पूर्वांचल की ओर आई है, पूर्वांचल ने एक मुश्त समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। अब जब कोई इंडिपेंडेंट प्रत्याशी भी चुनाव लड़ता है तो ये कहता है कि हम ही चुनाव जीत रहे हैं, तो सपा कह रही है अच्छा है 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। कल 7 तारीख को पूर्वांचल के 3 मंडलों में, 3 कमिश्नरी में चुनाव होने हैं, मिर्जापुर, बनारस और आजमगढ़ में, और ये भी रिजल्ट सामने आएगा। और पहले सब 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तो पूर्ण बहुमत की सरकार तो हमारी 6 चरण के चुनाव में ही बन चुकी है। 7वें चरण में हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश को समृद्ध प्रदेश, उत्तम प्रदेश को विकसित प्रदेश के रूप में देखना चाहती है। उत्तर प्रदेश को
भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, दंगा मुक्त प्रदेश और सामाजिक समरसता का प्रदेश देखते हुए पंडित दीनदयाल जी आप जो बातें कह रहे हैं हो सकता है ठीक हो ये बातें, लेकिन जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने टेस्ट नहीं किया था। अब 5 साल की आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री का प्रखर हिंदुत्ववादी चेहरा है, राम मंदिर है, राशन वितरण है, राष्ट्रवाद है, लेकिन विकास कहाँ है? हमने हिंदुत्व का चेहरा लोग कहते हैं, लेकिन कभी भी हमने कोई पार्शलिटी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी काम किए, चाहे कोविड के महामारी में राशन पहुंचाने का काम किया हो, प्रधानमंत्री आवास देना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हो, जनधन योजना हो, पेंशन योजना हो, चाहे वो उनको गैस देना हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन देना हो, किसी में हमने न तो धर्म देखा है न जाति देखा है। हमने उत्तर प्रदेश और देश की जनता को देखा है और ऐसे सारे गरीब लोगों के लिए हमारी सरकार ने काम 10 मार्च के शमशेर, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है मनोज मिश्रा जी, पूर्वांचल में बहुत मजबूती के साथ कवर करके आए हैं, कल बनारस में थे और अब हमारे साथ हैं। मनोज जी, क्या लगता है पूर्वांचल क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है कि अंतिम चरण का चुनाव है, कल मतदान है और जौनपुर से लेकर बनारस से लेकर के जिन क्षेत्रों में बचा हुआ स्थितियां पहले चरण से लेकर के आज कल के अंतिम चरण होने वाले में, चूंकि आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो अखिलेश यादव का गठबंधन और बीजेपी गठबंधन की कड़ी टक्कर है। लेकिन जहां तक बात खोने को और पाने को संजीव जी होती है, वो सीधी सी बात है कि जब आप 312 और 325 होते हैं और सामने वाला 47 होता है, तो 5 साल की सरकार के बाद सवाल हमेशा सरकार से होता है और वो सवाल और वो जवाब जनता भी कहीं न कहीं चाहती मांगती है। जी, एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ पूर्वांचल में। क्या आपको लगता है कि 5 साल सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो अपेक्षाएं थी जनता की उन पर कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर पाई? क्योंकि जिस तरीके से 2017 में ये कह रहे थे 300 पार 300 पार, अब कह रहे हैं 350 पार, लेकिन आप व्यक्तिगत भाजपा नेताओं से बात करिए तो वो मानते हैं कि टक्कर है प्रदेश में। मीडिया का नजरिया भी बदला है। नहीं, मुझे लगता है जब सवाल टक्कर का आ जाता है तो कोई ऐसा मीटर नहीं होता परिणाम से पहले कि हम तय करें कि किसको कितना मिल रहा है और कितना कौन खो रहा है। लेकिन जहां तक आपको सवाल था मुद्दों का, मुद्दे पे सरकार 5 साल बाद के जहां तक जवाब की बात थी, अंततः चूंकि यूपी का चुनाव हमेशा ट्रायंगल फैक्टर रहा, 3 लोग हमेशा लड़े हैं। क्षेत्रीय दल प्रमुख हुआ करते थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, बाकी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। पर संजीव जी, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश पहले चरण से लेकर अंतिम चरण तक जिस तरीके से आपकी टीम लगी हुई है, इसी तरीके पत्रकारों की भी टीम हर विधानसभा स्तर पे है। पर 17 की जैसी स्थिति या 19 में जो इनको दोबारा परिणाम मिला वैसा नहीं है। चुनौती भाजपा के नेता भी मांग रहे हैं और जब चुनौती होती है तो चुनौती किसके साथ है? तो चुनौती समाजवादी पार्टी गठबंधन बने रहेंगे हमारे साथ। इनके साथ हम बातचीत भी करेंगे। चुनौती भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मान रहे हैं, पहले वाली बात नहीं है ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी को क्या लगता है, अभी भी उस पर बात करने के लिए मेरे साथ दीपक सोनकर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सोनकर साहब, भारतीय जनता पार्टी को अभी भी ऐसा लगता है कि वो 300 पार जाएगी, 350 प्लस जाएगी? और जैसा कि अभी हम देख रहे थे, आपके दिग्गज नेता कह रहे थे कि पिछली 6 चरणों में हमने बहुमत का आंकड़ा तो हासिल कर लिया है, लेकिन चुनौती बढ़ी है, इससे इनकार नहीं कर सकते। और पिछली बार जो इस 7वें चरण की बात हम कर रहे हैं, वहां 36 सीटों पर आप लोगों ने जीत दर्ज की थी। यहां पर क्या मानकर चल रहे हैं इस बार? देखिए शमशेर जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम चरण की बात हो, चाहे द्वितीय चरण की बात हो या तृतीय चरण, 6ठे चरण तक अपनी बहुमत को हासिल करने का काम किया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाया है, सहारनपुर के इस कोने से लेकर के पूर्वांचल के देवरिया गाजीपुर तक विकास की यात्रा पहुंची है। उस विकास की यात्रा के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। जहां तक की बात अगर हम 7वें चरण की करते हैं शमशेर जी, तो उस पूर्वांचल क्षेत्र में होने वाले चुनाव में जहां महत्वपूर्ण जिला बनारस काशी क्षेत्र का आता है, तो काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर हम लोगों के सामने नजर आता है। और जिस तरीके से भव्य कॉरिडोर बना है, तो निश्चित रूप से बनारस की जनता काशी में बाबा भोलेनाथ के साथ साथ बम बम बोल रही है जी। दूसरी चरण की अगर हम अगले जिलों की बात करते हैं, तो चाहे सोनभद्र की बात हम ले लीजिए, चाहे मिर्जापुर की बात ले लीजिए, तो मिर्जापुर के अंदर माँ विंध्यवासिनी जी का बात है, तो माँ विंध्यवासिनी जी का चमकता हुआ मंदिर तो नजर आता है। तो जिस तरीके से आज गरीब कल्याण की योजना है,
गरीब किसान दलितों तक पहुंचने का काम किया है, हर गरीब दलित शोषित वंचित तक विकास की योजना को जोड़ने का काम किया है, न जाति को न धर्म को देख करके हर योजना से जनता को जोड़ने का काम किया है। उस काम के विकास के बल पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पुनः 300 से अधिक सीटों से जीतने जा रही है। ठीक है, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुनः 300 प्लस सीटों से आप लोग जीत दर्ज करेंगे, लेकिन सोनकर साहब आपने भी जिक्र वहीं से शुरू किया, जैसा हमारे पॉलिटिकल एडिटर संजीव कपासे कह रहे थे कि बम बम भोले का जिक्र आप लोग करेंगे, आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात भी करेंगे, लेकिन विकास की बात भी आप कर जाते हैं, चलते चलते आप लोग बात करते हैं। मैं छोटा सा कमेंट इस पर तारिक साहब आपसे लेना चाहूंगा। 2017 में आप लोगों को 11 सीटें यहां पर मिली थी और इस बार चुनौती आपको अपने 47 को भी पार करना है और इस बार सत्ता पर काबिज होने की कोशिश भी आप लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परीक्षा आपके साथ साथ आपके सहयोगी दलों के भी है, जिन्होंने पिछली बार बीजेपी के साथ जाकर जो है साथ दिया था, लेकिन इस बार वो साइकिल के साथी बने हैं। किस तरीके से समीकरण आप देख पा रहे हैं और विकास को लेकर दावा बीजेपी कर रही है, ऐसा क्या? देखिए, समीकरण हमारे फेवर में है। जो सहयोगी इनके साथ थे वो आज हमारे साथ हैं। जरूर कोई ना कोई इनके अंदर कमी होगी कि वे अपने घटक दलों को साथ नहीं रख सके। दूसरी बात, इन्होंने जो की, देखिए पॉलिसी और प्रायोरिटी 2P होते हैं मेरे ख्याल से सरकार चलाने में। देखिए, इन्होंने खुद ही बता दिया कि इनकी प्रायोरिटी में क्या था। धर्म ही प्रायोरिटी था। हम नहीं कह रहे हैं कि धर्म को प्रायोरिटी ना रखा जाए, लेकिन धर्म को प्रायोरिटी रखिए, मगर कहीं ना कहीं विकास भी सामने आना चाहिए। मगर विकास प्रायोरिटी में नीचे रहता है, उसी के ऊपर जनता ने वोट किया है। और पूर्वांचल खासकर वहां छोटी छोटी समस्याएं हैं। वो आजमगढ़ जिला है जहां पर बुनकरों की बहुत बड़ी समस्या है, छुट्टा जानवर भी वहां पर बहुत बड़ी समस्या है, रोजगारी भी वहां पर बहुत बड़ी समस्या है। इन सब समस्याओं का हल अगर कोई लेकर आया है तो वो एक पार्टी लेकर आई है, उसका नाम समाजवादी पार्टी है और अखिलेश यादव है। लोग आज से देख रहे हैं। एक जवाब दे दें, जो इन्होंने यूपी समिट कराया था उसमें 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात की थी, वो भी हवाई है। तो इनके पास सिर्फ बातें, कोई योजना नहीं थी जो धरातल पर आकर लोगों का काम करे या लोगों की समस्याओं को एड्रेस करे। समाजवादी ने पिछली सरकार में भी और हमने अपनी मैनिफेस्टो में भी उन्हीं प्रॉब्लम को एड्रेस किया है, सिर्फ और कुछ नहीं किया है। और मेरे ख्याल से सरकार का दायित्व भी यही है कि जो मूलभूत बेसिक समस्या है, किसान, बेरोजगार, महिलाएं और जो भी गरीब और दबा कुचला सेक्शन है सोसाइटी का, उसकी समस्याओं को एड्रेस करना और उसके हिसाब से पॉलिसी फ्रेम करना। तारिक, आप यदि भारतीय जनता पार्टी पर ये सवाल खड़े करते हैं तो आपके नेता अखिलेश यादव के पास कौन सा रोड मैप है? किससे वो बेरोजगारी दूर करेंगे? किससे वो आवारा पशुओं को हटाएंगे? किससे वो समाज में जो कानून व्यवस्था कायम होनी चाहिए वो क्या रोड मैप रहेगा? क्योंकि 2012 से 17 तक जिस तरीके का माफिया राज उत्तर प्रदेश में था, पूरी दुनिया ने देखा, और वही नारा था, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, जिसने आपको 47 पर ला दिया। तारिक, नहीं, देखिए, हेलो जी तारिक साहब सुन पा रहे, बोलिए। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा कि रोड मैप हमारे मैनिफेस्टो में ही है। हमने कहा कि हम आईटी सेक्टर में 22 लाख, हमने कहा कि हम अगर एक महिला, एक बेटी किसी के घर में है, उसको हम बचपन से लेकर और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट तक हो जाएगी, तब तक हम उसको पढ़ाएंगे फ्री में। अब अगर इसकी बात हो जाए, हेलो जी सुन पा रहे हैं सर, बोलिए। आपको आप ठीक आवाज आ रही है अब तक, बोलिए तारिक साहब। मैं कनेक्टेड हूं क्या? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं। शमशेर जी, एक सवाल मुझे लगता है सुशील दुबे जी से हो जाए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़े हैं। दुबे साहब, सुशील दुबे जी से बात करना चाहेंगे। तारिक साहब आपके पास लौटने की थोड़ी सी दिक्कत आ रही कनेक्टिविटी की। दुबे साहब जरा थोड़ा सा समीकरण समझाइए कि यहाँ पर जो छोटे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ भी गठबंधन किया है और सपा के साथ भी गठबंधन किया है, ये लोग कितना प्रभाव छोड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी की स्थिति किस तरह से बन रही है? यहां पर बीएसपी ने पिछली बार ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, 6 सीटों पर काबिज हुई थी, लेकिन इस बार बीएसपी कांग्रेस कहीं आपको मैदान में दिखती है क्या? और जो सहयोगी दल हैं सपा के और बीजेपी के, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? शमशेर जी, आपका स्वागत है, आपने हमें बुलाया, आपका आभार है जी। बहुत शुक्रिया सर। काशी में बोल बम हो रहा है, हर हर मोदी हो रहा है जी। जय श्री राम क्यों नहीं हो रहा है? जी। इनका मुख्य एजेंडा जय श्री राम है, वो क्यों नहीं हो रहा है? दूसरा, सबका साथ सबका विकास करने वाले 80-20 पे क्यों आ गए? जी। तीसरा, मायावती जी इस चुनाव में बहुत नुकसान में रहेंगी। वो चाहती 2 साल पहले अगर तैयारी कर लेती तो आज चुनाव उनका होता।
कांग्रेस सीटों के मामले में कमजोर रहेगी, लेकिन वोट बैंक बहुत शानदार करेगी और प्रियंका जी ने बहुत शानदार मेहनत करी है, नो डाउट जी। अब ये चुनाव बाइपोलर है, 1 to 1 है। ये चुनाव क्यों, मैं सवाल करता हूं आज बीजेपी के जो हमारे अभी एमपी साहब ने कहा जी। डे 1 से क्यों नहीं कहा गया कि हमारे मुख्यमंत्री 5 साल बहुमत की सरकार ने विकास के अद्भुत काम किए, पूरे देश में असंभव काम किए अपने नेता मोदी जी के नेतृत्व में। क्या कारण था, क्यों नहीं कहा गया कि हम योगी जी को ही अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे? काहे इतने तमाम संशय और प्रश्न खड़े किए? काहे ये क्यों नहीं कहा गया कि योगी जी के नेतृत्व में ही सरकार में आएंगे, हम लोग कभी कभी मीटिंग कर लेंगे, गली गली पर्चा नहीं बांटेंगे, हर जगह पर पीएम बिल्कुल एक नॉर्मल वर्कर होकर काम नहीं करेंगे? क्यों ये सब सवाल तमाम खड़े किए गए? क्यों ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अखिलेश वर्सेज पीएम मोदी हो गया? क्यों अखिलेश वर्सेज योगी क्यों नहीं हुआ? क्यों चीजों को ऐसा परसेप्शन बनाया गया? मैं आपको याद दिला दूं, मैं पश्चिम में था 10 तारीख को, 12 को पहली चरण की मीटिंग हुई। मोदी नगर की एक महिला विधायक बीजेपी की कह रही हैं, मोदी नगर की एक महिला विधायक बीजेपी कह रही हैं, 10 तारीख को मैं ऑनलाइन था कि हिंदू मुस्लिम करा दो। उनका कोई वर्कर बोल रहा था कि वो बड़ी दिक्कत है और उस क्षेत्र में जा रहे हैं तो बड़ा विरोध हो रहा है। अरे बोली ये सब बातें फोन पे मत करो, हिंदू मुस्लिम करा दो। क्या कारण था कि एक बीजेपी का विधायक कह रहा है जो हिंदू वोट नहीं देगा उसका डीएनए टेस्ट किया जाएगा? क्या कारण है कि एक बीजेपी का विधायक भरे मंच पर जिम करता है, कान पकड़ के उठा बैठक करता है, फिर अगले दिन गांव में जाके तेल मालिश करता है? क्या विधायक तेल मालिश किया होता है? जी। विधायक विकास के लिए होता है। क्या कारण है कि एक सांसद जी बीजेपी के कह रहे हैं किसी पत्रकार से कि बेरोजगारी पे सवाल मत पूछो, हिंदू मुसलमान पे पूछो, बात बनती है तब। डे 1 से मैंने कहा है संजय जी, संजीव जी और शमशेर जी, हिंदू मुसलमान नहीं होगा तो चुनाव बराबर पे होगा और नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। आप ये लिख कर रख लीजिए। पिछला चुनाव कैराना पे था। ठीक है सुशील जी, फिर एक बार फिर मनोज मिश्रा जी भी हैं हमारे साथ। मैं आपके पास आ रहा हूं संजीव, मैं देख पा रहा हूं कि बोर्ड का रंग बदलता दिखाई देता है, लेकिन आप दोनों ने एक जैसी शर्ट पहनी है। इस रंग का क्या, ये रंग क्या खेल खेलेगा? मैं देख पा रहा हूं लगभग मिलती जुलती सी है, वहां पर रंग के भी बड़े मायने हैं चुनाव में, जरा इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। नहीं, मेरे ऊपर तो मनोज जी का दुबे साहब मायने हैं। दुबे साहब आपके पास आ रहा हूं। आपने देखा कि अयोध्या के डीएम के आवाज का जो एरो था वो हरे रंग का हो गया। क्या आप मानते हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को ध्रुवीकरण करने में नाकाम रही है? क्या प्रदेश में जातियों पर वोटिंग हुई है? यदि जातियों पर वोटिंग हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किल है? संजू जी, मुझे लगता है कि दरअसल जातियों पे या धर्म पे या बाकी उन मुद्दों पे ले जाने की कोशिश बयानों के जरिए की जाने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरीके से पहले चरण से लेकर आज तक जनता ने, मुझे लगता है उसकी खामोशी या उसका मतदान करना और वोट परसेंट एवरेज 55 से 65 या 62 होना, नहीं लगता इस बार जातीय समीकरण कह लीजिए, इस बार वो उन्मादी मुद्दे या वो कहीं न कहीं भावनाओं वाले मुद्दे नहीं चले। और फिर देखिए, मैं ये कहूँगा 32 साल बाद या जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा ट्रायंगल होता था। ट्रायंगल की मतलब ये था कि भाजपा के साथ अगर सपा का चुनाव है तो बसपा ट्रायंगल में, बसपा और सपा का चुनाव है तो भाजपा ट्रायंगल में। ये आमने सामने के चुनाव के जो परिणाम होंगे दर्शकों को बहुत चौंकाने वाले नतीजे होंगे। और दूसरी बात संजीव जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए, चाहे 2004 से 14 की बात कर लें, जिस तरीके से अपने प्रबंध तंत्र और संगठन के जरिए बड़े मुद्दे उठाने में कामयाब रही। विगत एक और बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, 5 साल पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने बतौर भाजपा के सीएम पूरे किए हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तेजी के साथ कद बढ़ा है योगी का, उनकी प्रतिष्ठा बड़ी दांव पर लगी है इस बार? दरअसल देखिए, इस सवाल के साथ में आपको एक और चीज ऐड करनी चाहिए कि 312 और 325 का जो आंकड़ा था, भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि देश की आज़ादी के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में कांग्रेस को छोड़ के पहली बार मिला है। तो उम्मीदें भी मुझे लगता है लोगों को ज़्यादा थी। और ठीक बात कह रहे हैं कि बतौर मुख्यमंत्री जिस तरीके से 5 साल और केंद्र में डबल इंजन की सरकार, वहां भी पूर्ण बहुमत और यहाँ भी पूर्ण बहुमत, तो उम्मीदें जनता को ज़्यादा थी। इसीलिए उन्होंने 2019 में परिणाम दोबारा रिपीट कराए इनके। लेकिन छोटा छोटा कमेंट मैं सोनकर जी से मिलूंगा, तारिक साहब से लेना चाहूंगा। शमशेर जी, शमशेर, एक सवाल हम जौनपुर के लोकल संवाददाता हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जौनपुर के बारे में इनसे समझ ले, क्योंकि 9 विधानसभाएं हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लगता है जौनपुर में 9 विधानसभाओं में क्या रहने वाला रिजल्ट?
जी, जैसा कि आपको बता दें कि अगर आप पिछली बार का रिकॉर्ड देखते हैं तो 4 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 3 सीट पर समाजवादी। देखिए यहाँ पर मुकाबला तो सीधा जो भी 9 सीटों पर अगर आप बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का पलड़ा यहाँ पे भारी पड़ता दिख रहा है। बिल्कुल शमशेर, देखिए पूर्वांचल में स्थिति वही है। बिल्कुल, मामला पूर्वांचल मुकाबला को कांटे लेकर का है। पूर्वांचल की स्थिति बहुत कांटे की रहने वाली है और सपा के बीच में और बीजेपी के बीच में टक्कर मारी। छोटा छोटा कमेंट में लेना चाहूंगा सोनकर साहब, 2017 को छोड़ दिया जाए तो 90 के दशक के बाद से देखा जाए जातिगत समीकरणों के आधार पर यहां पर वोट डलता रहा, लेकिन 2017 में स्थिति अलग थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या मानकर चल रही है? 17 के हिसाब से वोट पड़ेंगे या फिर इस इलाके के जो जातिगत समीकरण है वो किसी के लिए खेल हो सकते हैं? सोनकर साहब। देखिए शमशेर जी, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से सबका साथ, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ बढ़ती है। ना जाति ना धर्म को देख करके विकास के साथ, मुद्दे के साथ बढ़ती है। दूसरी बात, एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से इस बार पीछे किए गए कामों के आधार पर जनता अपना नेतृत्व तय कर रही है कि 2012 से 17 तक हमको किस प्रकार से योजनाओं से जोड़ने का काम किया या लूट और माफियाओं ने दलितों की जमीनों को कब्जा करने का काम किया या फिर इधर 2017 से 22 तक गरीबों को आवास देने का काम किया गया, गरीबों को बिजली का कनेक्शन देने का काम किया, गरीबों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम किया, अच्छी सड़क सुविधा करने का काम किया, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। तो इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की यात्रा को लाई है, निश्चित रूप से उसी तरीके से जहां तक की बात अगर बनाम की होती है, निश्चित रूप से ये परिवारवादियों की और विकासवादियों की लड़ाई है, ये तमंचावादियों की कहती है परिवारवाद और विकासवाद के बीच लड़ाई है। लेकिन तारिक साहब, आपको क्या लगता है लड़ाई किस तरीके की लड़ाई है? क्योंकि देख पा रहे हैं कि 90 के दशक से परिस्थितियां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हम करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हम करें, ज्यादातर जगहों पर जात पात का बहुत बड़ा फैक्टर काम करता रहा है। 17 को छोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति बहुत कम हुई है कि जाति के आधार पर लोगों ने वोट ना किया हो। ऐसे में साख दांव पर उनकी भी है जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तारिक साहब, देखिए जातियों में इनकी जो सेलेक्टिव जो अप्रोच रही है उसका बहुत बड़ा असर इन क्षेत्रों में रहेगा, क्योंकि इन्होंने जाति और धर्म दोनों के लिए एक सेलेक्टिव अप्रोच अपने यहाँ पहले से बना ली थी। जिस दिन इनके चीफ मिनिस्टर ने शपथ ली थी वो वहीं से शुरू हो गया था, जब उसका शुद्धिकरण सीएम हाउस का कराया गया था, उसकी शुरुआत उसी दिन हो गई। समाजवादी पार्टी ने उस मुद्दे को बहुत गहराई से और गंभीरता से उसी वक्त उठाया था। जाति और जी, आदरणीय तारिक जी को मैं बताना चाहता हूँ कि तुष्टीकरण और धर्म के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जगह जिन्ना को लेकर के आते हैं। चले ये सियासी लड़ाई जो है, मुझे लगता है कि कल तक के उसके बाद बहुत कुछ बदलेगा, ऐसा नजर आएगा। तारिक साहब, छोटा सा कमेंट। जल्दी आप विपक्ष में आएंगे, वहां अच्छा टाइम मिलेगा, हमारे कामों की आलोचना करिएगा। हम विपक्ष का सम्मान करने वालों में से, आपकी तरह नहीं है कि विपक्ष को बिल्कुल कोई वैल्यू ही ना दे। हम आपको बराबर वैल्यू देंगे जब आप विपक्ष में आ जाएंगे। अभी सुन लीजिए, अभी हम विपक्ष के तौर पर बात रख रहे हैं अपनी, कि आपने वो जो सेलेक्टिव अप्रोच रखी थी जाति के आधार पर, क्योंकि जाति मुद्दे हैं, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, ये समाज ने बनाए, किसी पार्टी ने नहीं बनाए। और आपने पहले दिन से जो अप्रोच रखी थी उसका जवाब इस चुनाव में जनता ने आपको दिया है। वो जो सेलेक्टिव अप्रोच रखी गई है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जाति के आधार पर क्या सेलेक्ट किया जाएगा कि कौन माफिया है और कौन नहीं है, यही आपने पूर्वांचल में सबसे ज्यादा किया है। तभी लोग जगह जगह क्रिकेट खेल रहे हैं और तभी ब्रिजेश सिंह जैसे लोग और उनके आप रिश्तेदारों को टिकट भी दे रहे हैं। तो इस वजह से जो सेलेक्टिव अप्रोच है वो रखी। चलिए दुबे साहब, एक छोटा सा कमेंट आपसे। मैं जातिगत समीकरणों की बात इसलिए कर रहा हूं कि देखा जा रहा है कि ऐसी स्थिति यहां पर बनी रही है हमेशा। एक चुनाव को हम छोड़ दें 2017 के, तो ज्यादातर मौकों पर ऐसा हुआ है। ये जातीय समीकरण, जातिगत आधार पर वोट, क्या वाकई में जो लोग कर रहे हैं वो एक अच्छे लोकतंत्र का एक संकेत है, पहचान है, या फिर ये उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा होता ही रहेगा आने वाले दिनों में भी? शमशेर भाई जी, बाबा जी को 5 साल के कार्यकाल के बाद विकास पुरुष होना चाहिए था, विकास पुरुष योगी जी। वो खुश होते हैं हेलीकॉप्टर में बुलडोजर देख के कि देखो मेरी सभा में बुलडोजर है, हंसते हैं, किसी से कहते हैं। तो क्या बुलडोजर वोट देता है? वोट तो जनता देती है, आवाम देती है, आवाम वोट देगी। और इत्तेफाक से आखिरी चरण में 3 जिले ऐसे हैं जो बुलडोजर बाबा के हैं, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर। इसमें तो बुलडोजर चला है ना, और बाकी 70+ जिलों में तो बुलडोजर नहीं चला है कहीं उत्तर प्रदेश में।
तो एक बाबा, एक संत अगर इस बात से खुश होते हैं कि उनको बुलडोजर बाबा नाम दिया जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है। एक योगी अगर गाड़ी से उतर के भागते घूमा, अरे संत हैं वो, हमारे पूज्य हैं, पूज्य व्यक्ति को 80-20 बाबा, बुलडोजर, ये बातें तो उनको सुहानी नहीं चाहिए। और जाति का जहां तक मामला है, ये चुनाव में अब की जाति बहुत कम आई है, लेकिन इस चरण में जाति बोलेगी। इस चरण में जहां पर राजभर, निषाद, ये और 7वें चरण में जातिगत आधार पर इस बार माहौल बन सकता है, ये दुबे साहब का मानना है। इस चरण में है ये 7 जिले में 54 सीटों पर ये असर दिखाएगा, ऐसा दुबे साहब को लगता है। बहुत शुक्रिया आपने सभी का, कपासिया जी आपका भी, दीपक सोनकर जी आपका भी, मोहम्मद तारिक साहब, दुबे साहब बहुत बहुत आभार इस चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े। 7वें चरण के लिए कल मतदान होना, उसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे थे और निष्कर्ष ये निकलकर सामने आया कि यहां पर बीजेपी और जो बीजेपी गठबंधन है और समाजवादी पार्टी और सपा के साथ गठबंधन में जो सियासी दल है उनके बीच कड़ा मुकाबला है, दोनों के बीच ऐसा माना जाता है। और यहां पर बीएसपी अच्छा रंग दिखा सकती है, लेकिन जैसा कि यह भी चर्चा में निकला कि वो शुरू से बहुत कमजोर तरीके से खेले, अब उसका फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार यहां से 6 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी, माफ कीजिए, बीएसपी ने भी जीत दर्ज की थी, 11 पर सपा ने जीत दर्ज की थी, कांग्रेस का खाता खुला नहीं था। अब यह भी माना जा रहा है कि यहां पर प्रियंका गांधी ने अच्छा काम किया, यहां पर कांग्रेस पार्टी बढ़िया प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन 90 के दशक के बाद इस इलाके में जातिगत आधार पर वोट हमेशा पड़ते रहे, 2017 को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन इस बार क्या होगा, दुबे साहब का तो ये मानना था कि जातीय समीकरण इस बार विधानसभा चुनाव में बनेंगे, लेकिन वो किसके पक्ष में जाएंगे, किसके फायदा, किस पार्टी को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको भी करना होगा, हमें भी करना होगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।